हेलो फ्रेंड्स। आज की पेपर में अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खबरों को देखने का प्रयास करते हैं। जो इसके अलावा जहाँ पे ये मेरी परीक्षा में यूजफुल हो सकती हैं, उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, या मेंस में किस पेपर में इन खबरों का यूज हो सकता है। तो उसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। तो सबसे पहली खबर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पहले पृष्ठ पे, मतदान की तारीखों से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा। तो चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 324 से 330 के बीच में किया गया है, और जिसमें तीन सदस्य होते हैं, जिससे मिलकर चुनाव आयोग बना होता है। जो कि 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्य ही था, लेकिन जब 1989 तक एक सदस्य ही चुनाव आयोग था, लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आयु की उम्र, जो कि पहले मतदान आयु की उम्र 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और उसी जो भार था एक चुनाव आयुक्त पे, वो अधिक पड़ रहा था, जिससे सरकार ने दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, और जिसको 1990 में फिर से एक सदस्य चुनाव आयुक्त हो गए, लेकिन 1993 में दोबारा से फिर से दो सदस्य और नियुक्त किए गए, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश पे की जाती है, या मतलब निर्देश नहीं, उनकी सिफारिश पे की जाती है। निर्देश राष्ट्रपति को कोई नहीं दे सकता है, तो उनकी सिफारिश पे की जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त के। इसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति एक सदस्य राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन जो है 3 सदस्यीय जो समिति होती है, उसमें अभी संशोधन किया गया है। पहले उसमें विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसमें होते थे, 3 सदस्य। लेकिन अभी उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जगह पे एक कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को शामिल किया गया उस समिति में, जो कि रिकमेंड करेगी राष्ट्रपति को कि किसको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है, किसको नहीं बनाना है। और मुख्य चुनाव आयुक्त रिकमेंड करते हैं किसको चुनाव आयुक्त बनाना है क्या है। तो इसी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभी 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, तो जिसमें कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय है राजीव कुमार, और इसके अलावा चुनाव आयुक्त चुनाव आयुक्त है अरुण गोयल, और इसके पहले अनूप चंद्र पांडे थे। अनूप चंद्र पांडे जी ने इसका रिटायर हो गए वो, और अरुण गोयल जी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी को कोई चुनाव आयुक्त नहीं है। अभी आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव इलेक्शन की डेट का ऐलान होने वाला है, और इसके पहले इनका कार्यकाल 2027 तक था। तो चुनाव एक संवैधानिक बॉडी है, जैसा कि हमने देखा। इसके अलावा इसकी नियुक्ति राष्ट्र सदस्यों की नियुक्ति जो चुनाव आयोग की, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और हाँ, इसके अगर अगर इनको हटाना है, तो जो चुनाव आयुक्त हैं, उनको अगर हटाना है, तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर हटाना है, तो वह जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त को आप हटा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या जरूरी है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए, देखिए, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, बट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो उनको संविधान में उनकी उसके लिए रक्षा, मतलब उनके पद की रक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं कि भाई विशेष बहुमत से संसद में जब पारित होगा विधेयक उनके खिलाफ, और तभी वो राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, ना कि साधारण बहुमत पे भी नहीं, और ना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो कार्य करते हैं, जैसे कि अटॉर्नी जनरल होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया तक जा सकता है। इसके अलावा उनकी उनके वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती जब वो नियुक्त हो जाते हैं उसके बाद। तो यही सब
चीज़ें हैं मुख्य चुनाव आयोग से संबंधित, क्योंकि चुनाव आयोग अगले 3-4 महीने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला है, और इसकी चीज़ों को आप देखिएगा, और ये इससे एक न एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा प्रीलिम्स में। और इसके अलावा मेंस में अगर हम इस देखें इसकी आवश्यकता को, तो ये मेंस में भारतीय संवैधानिक योजना, इसमें क्वेश्चन आएगा, हाँ हाँ, यहीं पे, ये 5 नंबर पे देखिएगा आप लोग। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्र, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, रुकिए रुकिए। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, 9 नंबर, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व से संबंधित ये पॉइंट, ये जीएस पेपर 2 में ये आएगा। इसके अलावा इससे संबंधित जो भी और चीज़ें हैं वो आपको प्रीलिम्स में के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेंस के लिए हम लोगों ने देखा कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कैसे होती है, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उत्तरदायित्व क्या होते हैं। यहाँ पे भी जीएस पेपर 2 के लिए 9 नंबर पॉइंट पे आप, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा, और अपनी बुक्स के से एक बार कवर कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कुछ चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हाँ, जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो चंद्रबाबू जी, जैसे उनकी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है आंध्र प्रदेश में, और वो बीजेपी के साथ लड़ेंगे। सिर्फ 2 लोकसभा सीटों के चलते कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश की उपेक्षा की, तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा चल रही अरुणाचल प्रदेश में। हमने कल पेपर में देखा कि उन्होंने हमने कल पेपर में देखा कि तेवांग जिले में उन्होंने सबसे ऊंचे डबल डेकर उसका उद्घाटन किया है, सुरंग का। उसका नाम है उसका नाम है सेला सुरंग। तो उसका उद्घाटन किया है जो तवांग जिले, और वहीं पे बोमिडला पड़ता है, और वहीं पे पाक्के टाइगर रिजर्व है, जो कि असम में आ जाता है, तो उसे नामेरी बोलते हैं, नामेरी टाइगर रिजर्व, नामेरी। तो वहाँ इस समय अरुणाचल दौरे पे है पीएम मोदी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता, देखिए सब इधर उधर आना जाना शुरू हो गया है, इलेक्शन शुरू हो गए, लालू लालू के करीबी पे ईडी के छापे शुरू हो गए, जैसे समर्थन वापस हुआ उधर, नीतीश कुमार इधर आए। चुनाव में समोसे से लेकर हेलीकॉप्टर तक की दरें होते हैं। निर्वा ठीक है, निर्वाचन आयोग ने चुनाव में इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक चीज़ की दरें तय करने के लिए निर्देश निर्देश के बाद कुछ जिलों ने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की दरें की निर्धारित। अब देखिए, ड्रोन उड़ाया तो 16,000, हेलीकॉप्टर उड़े तो खर्च में जुड़ेंगे 2.5 लाख। अगर ये ऐसे ऐसे देखिए, चुनाव आयोग अब सतर्क रहेगा, और जितना भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं वो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित होंगी, अगले जब से इलेक्शन की डेट डिसाइड होती है उसके बाद से। 2,000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी में द्रमुक के पूर्व अधिकारी गिरफ्तार। तो सब गिरफ्तारी, और भी ये दिल्ली स्पेशल न्यूज है, तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। देश की सुरक्षा परिदृश्य में बहुआयामी खतरे और चुनौतियां, वायुसेना प्रमुख ने कहा है। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने शनिवार को कहा कि देश के सुरक्षा परिदृश्य में बहुआयामी खतरे और चुनौतियां मौजूद हैं। नए प्रौद्योगिकी और नए तौर तरीके के चलते युद्ध क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन हो रहा है। वायुसेना प्रमुख ने अपने यहाँ अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में विभिन्न टुकड़ियों की पासिंग आउट परेड के निरीक्षण के बाद यह बात कही। एयर चीफ मार्शल ने कहा, भारत की सुरक्षा परिदृश्य में बहुआयामी खतरे और चुनौतियां शामिल हैं। इसके लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों में क्षमताओं का निर्माण करने के साथ कम समय में अभियानों को लागू करना होगा। उन्होंने युवा अधिकारियों से तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल स्थापित करने की अपील की, और कहा कि ये अधिकारी ऐसे समय में ऐसे इस पेशे को अपना रहे हैं जब देश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने अगली पीढ़ी के युद्धक उपकरणों को खरीदने के लिए भारी निवेश किया है। भारत बांग्लादेश ने वार्ता से सीमा मुद्दा निपटाने पर जताई प्रतिबद्धता। भारत और बांग्लादेश
के सीमा सुरक्षा बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ोसी देश के अपराधियों द्वारा बीएसएफ कर्मियों पर हमले की घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हुए हैं। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड फोर्स, मतलब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, तो बीजीबी के बीच द्विवार्षिक महानिदेशक स्तर पर वार्ता ढाका में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने सभी स्तरों पर सकारात्मक बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। तो इसी के साथ नेक्स्ट खबर पे देखते हैं क्या है। खाद्य पदार्थों की कीमतें काबू करने का को करेंगे सभी उपाय। जो खाद्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने बोला मूल स्थिरीकरण कोष में लगभग 28,000 करोड़ रुपए दिए हैं। 370 सीटें जीत के जम्मू कश्मीर के 370 हटाने से मोदी ये थे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार प्याज से लेकर टमाटर और दालों जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने किसी भी अस्थायी बढ़ोतरी के लिए कुछ दिनों के भीतर दरों को नियंत्रित करने के मोदी सरकार के पिछले रिकॉर्ड का हवाला दिया। गोयल के पास खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय जारी जारी रखेगी कि हमारी नारी शक्ति के घरेलू बजट पर कोई तनाव न हो। केंद्रीय मंत्री ने आम चुनाव से पहले खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण को लेकर सरकार की रणनीति के संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा कि हम इस पर काबू पाने में सफल रहेंगे और मैं लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि यह सरकार हम भारत की महिलाओं को परवाह करती है। ठीक है। पोखरण में तीनों सेनाओं संयुक्त रूप से भारत शक्ति अभ्यास करेंगे। ठीक है। बोफोर्स मामले में सुनवाई भी जल्दी होगी। ठीक है। सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया जाएगा। इसमें स्वदेशी रक्षा उपकरणों की क्षमता का प्रदर्शन होगा। सेना के शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को कहा कि इस अभ्यास में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने की उम्मीद है। सेना डिजाइन ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल CS मान ने बताया कि कौन से एक्सरसाइज है, भारत शक्ति, जहां की तीनों सेनाएं भाग लेंगी। ठीक है। मालदीव के लोगों की ओर से मांगता हूं माफी, पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद ने भारत से माफी मांगी है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 की शुरुआत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन और अन्य टिकाऊ जल प्रबंधन के उपायों को अपनाने के लिए शनिवार को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 शुरू किया। किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। कब शुरू किया है? ये शनिवार को डेट क्या थी? 9 मार्च, याद रखिएगा। ठीक है। 9 मार्च 2024 से शुरू हो गया। और जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है। सैन्य अभियान देखिए, राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। ठीक है। के दौरान हेलीकॉप्टर से घरों के ऊपर, ठीक है, इसमें ये जो धर्म गार्जियन है, भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस, ये सब भारत के बीच हो रहा है। ठीक है। धर्म गार्जियन, शायद धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जीनेक्स, ये सब एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच होती है। अदालती फैसला स्थानीय और सरल भाषा में हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के किसी भी न्यायालय में फैसला स्थानीय और सरल भाषा में होना चाहिए। न्याय मंत्रालय की ओर से आयोजित हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में CGI ने किया यह आह्वान। ठीक है। अगर आप जिसको फैसला सुना रहे हैं उसको तो समझ आना चाहिए ना, ऐसा इस भाषा में फैसला होना चाहिए। अगर भाई उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो भारत में 90% लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, तो जरूर आप जिसको फैसला सुना रहे हो उसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या ही मतलब है फैसला सुनाने का। मैं आज जिस लायक हूँ उसके पीछे मातृभाषा में मिली शिक्षा है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं। तो मातृभाषा में जो शिक्षा मिली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आता था चीन का सिग्नल, अब 4G पर बात। अब देखिए यहाँ पे आबाद हो रहे हैं खाली खाली हुए सीमावर्ती गांव, नए सड़कों ने सुगम कर दी यात्रा।
अभी हम लोगों ने देखा था कि अभी हम लोगों ने देखा था कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो चलाया गया वो जो सीमावर्ती गांव है, जो भारतीय सीमा से लगे हुए जो गांव हैं, वहाँ के जो गांव हैं उनको डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है। और उसी के तहत बताया जा रहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश के सुदूर गांव के किबिथुई पहुंचते ही आप किबिथुई से ही किसने लॉन्च किया था, ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। पहुंचते ही आपके फोन पर चीन का मोबाइल सिग्नल मिलता था, यानी आपको संवाद दूसरे देश के कब्जे में। पर अब नहीं, अरुणाचल से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक के सीमावर्ती गांव में अब 4G सिग्नल पर बात कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब बसे गांवों के रूप रंग और सुविधाएं बदली हैं। सामान्य जनजीवन की चर्चा से दूर रहने वाले आखिरी गांव अब पहला गांव पहला गांव बन गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की फैली चीन से लगी सीमा के पास गांवों की तस्वीर अब बदलने लगी है। सड़क, संचार, स्कूल, अस्पताल और जीवन यापन की सुविधाओं से न सिर्फ इन गांवों तक आना जाना आसान हुआ है, बल्कि दशकों से चली आ रही पलायन की समस्या से भी मुक्ति मिलने लगी है। बहुत ही कम जनसंख्या वाले ये गांव भले ही वोट बैंक की दृष्टि से अहमियत नहीं रखते, लेकिन इनकी अनदेखी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने सीमांत गांव में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और वहां के लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए न सिर्फ वाइब्रेंट विलेज योजना लॉन्च की, बल्कि आखिरी गांव को देश के फर्स्ट गांव की संज्ञा दी है। ठीक है, उनको फर्स्ट गांव भी घोषित किया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी घोषित किया है केंद्र सरकार ने। हिमाचल के सीमांत गांव बदलने का रंग लाया, यही सब है इसमें दिया हुआ है। और इसको आप अपने अब कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये तो आपका करंट अफेयर्स में, प्रीलिम्स में आप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, आप इसको GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं। GS2 के आप GS2 में आप इसको यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक, कि आप कैसे अपने गांव को विकसित करके आतंकवादी गतिविधियां या सब चीज़ें रोक रहे हैं। चार चेहरों से जाति समीकरण साधने जाएं तो ये सब कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सब न्यूज हैं, ये पॉलिटिकल न्यूज है, इनका कोई यूज नहीं। अगले सप्ताह हिमाचल की राजनीति में जोड़ा कोई मतलब नहीं। विधान परिषद की सीटें कितनी हुई उत्तर प्रदेश सभा में, तो 100 है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। विधान परिषद में अब, हाँ, विधान परिषद में कैसे नियुक्ति होती है ये भी आप लोग जान लीजिए। हाँ, तो जो इसकी जो सदस्यों की नियुक्ति होती है विधान परिषद की, तो उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो विधान परिषद की कुल, पहली चीज सबसे जरूरी चीज है कि जो विधान परिषद के सदस्य होंगे, तो जो विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं, और न्यूनतम 40 सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में, 40 से कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और 1/3 से जितनी विधानसभा में उसके कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं, तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की 1/3 सदस्य होते हैं राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसमें क्या होता है, एकल संक्रमणी मतलब अनुपात, मतलब इसमें निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी पद्धति के आधार पर होता है। ठीक है, जिसमें एक सदस्य 1/3 सदस्य, 1/3, 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 जो होते हैं वह स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जो कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक पाठशाला अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम 3 साल की कम से कम होनी चाहिए। 1/6 राज्यपाल चुनता है, मनोनीत करता है। जो मनोनीत करता है वो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन या समाज सेवा। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, देखो राज्यसभा में सहकारिता नहीं है, सहकारिता आंदोलन से नहीं होना, मतलब वो उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है।
यहाँ पे दिया गया है एक कि सहकारिता आंदोलन में अगर वो भाग लिया हुआ है, इसके 5 चीज़ों में जो अगर विशिष्ट विशिष्ट है वो, तो उसको चुना जाएगा। कौन-कौन सी 5 चीज़ें? वहाँ पे 4 चीज़ें हैं। देखो पहली चीज़ सामाजिक कार्य, विज्ञान, कला और इसके अलावा साहित्य और फिर सहकारिता। और वहाँ पे सहकारिता छोड़ के विज्ञान, कला, समाज सेवा, साहित्य में जो उत्कृष्ट कार्य किया उसे ही चुना जा सकता है। तो 1/6। ठीक है? तो इसकी हाँ, इसके सदस्यों की आयु जो होती है वो 1/, उनकी 30 वर्ष मैक्स मतलब मिनिमम 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर वर्ष ए, अ, मतलब लगभग हर 2 वर्ष पे मतलब रिटायर होते रहते हैं, निर्वाचन होता रहता है, जैसे कि राज्यसभा में होता है। और आर्टिकल किससे स्थापना और समाप्ति जो विधान परिषद की होती है तो 169 के तहत होती है, आर्टिकल 169। ठीक है? तो ये हम लोगों ने विधान परिषद देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट खबर पे देखते हैं। पानी संकट ने बिगाड़ी वैश्विक स्तर पर बेंगलुरु की। अभी हम लोगों ने जैसे ये विधान परिषद देखा, विधान परिषद को देखा तो विधान परिषद कहाँ पे आता है? विधान परिषद GS2 में। आप इसको आपके लिए महत्वपूर्ण है GS2 पेपर में। ठीक, इसके अलावा देखते हैं पानी संकट ने बिगाड़ी वैश्विक स्तर पर बेंगलुरु की छवि। तो बेंगलुरु में पैदा हुए पानी के संकट की वजह से वैश्विक स्तर पर शहर की छवि खराब हो रही है। कर्नाटक के विपक्ष के नेता R. अशोक ने शहर में पानी की कमी को लेकर शनिवार को कांग्रेस तो पानी की समस्या चल रही है इस समय बहुत ही ज़्यादा बेंगलुरु में, जैसा कि हम लोगों ने कल भी देखा था इस न्यूज़ को। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट न्यूज़ पे राजनीति में अपराधीकरण की बीमारी बहुत समस्या है। आप अज्ञानी हैं, यह जानना ज्ञान की दिशा में बड़ा कदम है। ठीक है, आप अज्ञानी, आपको ये पता होना चाहिए, यही ज्ञान की ओर आपको ले जाएगा। गृह निर्माण में पानी की भूमिका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण। राष्ट्र और संस्कृति पर राजनीति। मेरे कैसे बांध तो अभी और सस्ती हो सकती गैस, रसोई गैस। तो पेट्रोलियम मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्रूड की कीमतें स्थिर रही तो सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। अगर इस ठीक है, जैसा कि अभी 100 रुपये घटाया है रसोई गैस, और हो सकता है और भी आगे इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आएंगे और भी घट सकती ने। गिरवी रखे सोने गुणवत्ता परखें। अश्विनी वैष्णव ने स्लीपर वंदे भारत के काराबाड़ी का किया अनावरण। तो रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने शनिवार को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड संयंत्र में वंदे भारत के स्लीपर कोचों के काराबाड़ी कारबाड़ी का अनावरण किया। BEML के वंदे भारत स्लीपर के 10 ट्रेन सेट बनाने का ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, काराबाड़ी का अनावरण किया है जो वंदे भारत के स्लीपर बनाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला की लाभार्थी महिलाओं की होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। यह सिलेंडर करीब 1.75 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, राजस्थान में गोश्त गो तस्करों के घर पर मेयो समाज चलवाएगा बुलडोजर। संदेश खाली बहुत ही चर्चा में है लगातार। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि ये बनने वाले हैं। आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या का वीडियो फुटेज सामने आया, जो कि कनाडा में अभी मृत्यु हुई थी। रूस और कनाडा के रिश्ते इससे गड़बड़ हो गए थे GS2 में। अब आसिफ अली जरदारी ये भी GS2 का है। देखिए GS2 और GS3 की न्यूज़ ज़्यादा रहती हैं न्यूज़पेपर में, वो देखिए करंट के साथ अब अपडेटेड करते रहते हैं चीज़ों को। रूस के परमाणु हमले की धमकी पर अमेरिका ने नाटो की सेनाओं को कर दिया था अलर्ट। अभी जैसे नाटो में 32वां सदस्य कौन सा शामिल हुआ है, और नाटो का
मुख्यालय कहाँ पे है? तो नाटो में 32वां सदस्य अभी स्वीडन शामिल हुआ, 31वां सदस्य था उसका फिनलैंड। और नाटो का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता से लेस संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। ट्रंप ने बाइडेन को बताया लोकतंत्र का दुश्मन। फिर से दोनों लोग, हाँ ये इंपॉर्टेंट खबर है भाई, चेक गणराज्य की मुंबई में आयोजित हुई चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्कोवा ये मिस वर्ल्ड बनी है 2024। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर पेपर में, जो कि आरओ की है या यूपीपीसीएस की है, यूपीएससी, जिसमें भी वन डे कहीं ना कहीं मिलने वाला है 100%। ठीक है, तो चेक गणराज्य की ये क्रिस्टिना पिस्कोवा मिस वर्ल्ड बनी है। और ये जो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हुई, ठीक है, भारत में। और ये कहाँ? मुंबई में आयोजित हुई, जियो वर्ल्ड सेंटर, क्या नाम है, जियो करके कुछ सेंटर है, वहीं पे आयोजित हुई। और भारत की ओर से इसमें अगर सिनी शेट्टी ने भाग लिया, ठीक है, शीर्ष 4 में जगह नहीं मिली तो शीर्ष 8 में ये रही। रनर अप कौन रहा? तो रनर अप रही इसमें यस्मीना जैतून, यस्मीना जैतून रही, लेबनान की ये थी, ये रनर अप रही। और 2022 में जैसा कि हम लोग जानते हैं कैरोलिना बिलावस्का थी, पोलैंड की थी वो। और इस बार क्रिस्टिना पिस्कोवा बन गई हैं चेक गणराज्य की मिस वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आने वाला है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए कहीं पे या इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, क्रिस्टिना पिस्कोवा। क्रिस्टिना जॉर्जिया नहीं, क्रिस्टिना जॉर्जिया तो यूरोपीय बैंक की अध्यक्ष हैं। क्रिस्टिना पिस्कोवा है, ये कहाँ की हैं? ये चेक गणराज्य की। आयोजित कौन सी ये वो थी? तो ये 71 थी, मुंबई में आयोजित हुई, 28 साल बाद आयोजित हुई भारत में। और किसको इन्होंने पीछे किया? तो यस्मीना जैटून याद रखिएगा, जैटून से। ठीक है, और भारत की सिनी शेट्टी थी, सुनील शेट्टी के नाम से याद रखिए। भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से सीरीज को हरा दिया। इसके अलावा हाँ, और आर अश्विन ने अपने 100वें टेस्ट में 9 विकेट लिए, जो कि मुथैया मुरलीधरन के साथ वो दूसरे गेंदबाज ऐसा करने वाले बन गए। ठीक है, इसके अलावा जेम्स एंडरसन 700 विकेट पूरे कर लिए, पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं 700 विकेट पूरे करने वाले। अभी तक अगर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेटों की बात करें तो मुथैया मुरलीधरन जिन्होंने 800 विकेट लिए 133 मैच में, शेन वार्न जिन्होंने 708 विकेट लिए 145, वो जेम्स एंडरसन 187 मैचेस खेले हैं जेम्स एंडरसन ने और 700 विकेट लिए हैं। क्या मतलब, गजब। ये सिर्फ सचिन तेंदुलकर से 13 मैच पीछे हैं जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले थे, और वो एज अ बैट्समैन खेले थे, इन्होंने एज अ बॉलर खेले 187 टेस्ट मैच। ये बंदा 42 ईयर का हो चुका है, 42 साल का, और आज भी ये क्रिकेट खेल रहा है। गजब, बहुत ही, वो भी फास्ट बॉलर, अलग लेवल का एनर्जी है भाई, अलग लेवल का, वो भी टेस्ट में बॉलिंग कराना, गजब यार। अब बीसीसीआई टेस्ट खेलने को बढ़ावा दे रही है, और उन्होंने कहा है कि टेस्ट क्रिकेटरों को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, खेलने पर। और इसी के साथ आज का लगभग न्यूज़पेपर कंप्लीट होंगे। आज इतना ही था, है ना। आईआईटी कानपुर में शुरू होगा देश का पहला हाइड्रो हाइड्रोनेथ्रोपी सेंटर, पहला हाइड्रोनेथ्रोपी सेंटर, देश का पहला। कैंसर के जिन मामलों में रेडियोथेरेपी से भी काम नहीं बनता, उनमें सटीक उपचार करने वाली हाइड्रोन थेरेपी की सुविधा जल्द भी देश में मिल सकेगी। आईआईटी कानपुर में देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया जा रहा है। हाइड्रोन थेरेपी अनुसंधान और उपचार का यह पूरी दुनिया में 7वां केंद्र होगा, ठीक है, पूरी दुनिया में 7वां, भारत में पहला, कहाँ पे? आईआईटी कानपुर में। ठीक, आईआईटी कानपुर के निदेशक एस गणेश ने शुक्रवार को इटली के राष्ट्रीय हाइड्रोन थेरेपी कैंसर केंद्र के अध्यक्ष के साथ एमओयू किया, जिसके तहत दोनों संस्थान मिलकर भारत में हाइड्रोन थेरेपी की क्षमता विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हाइड्रोन थेरेपी सेंटर
जो कि रेडियोथेरेपी के बाद अगर कैंसर नहीं सही होता है तो हाइड्रोजन थेरेपी एक सेंटर खोला जाएगा। श्रवण हानि के अलग अलग लैंगिक कारण हैं। और इसी के साथ आज की न्यूज़ हम लोगों ने देख ली, जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा यूपीपीसीएस का जो स्पेशल पेपर होता है यूपीपीसीएस में, उसमें आप जो औद्योगिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो प्रदेश बढ़ रहा है उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज हम अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे कल। ओके, धन्यवाद।